अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। और फाइनली वो हो गया जिसका हमें इंतज़ार था, रिजल्ट्स आ गए आईसीसी के, और आईसीसी ने वही किया जो उनको करना था, क्योंकि हाइब्रिड मॉडल जो है वो फ़िलहाल के लिए एक्सेप्ट कर लिया गया है। लेकिन पाकिस्तान के मैचेस इसके बाद कहाँ पर होंगे, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब इसके बाद मैचेस होंगे, यानी अभी चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद और भी टूर्नामेंट्स आने वाले हैं और भारत ने उसको होस्ट करना है अलॉन्ग विद अनदर वेन्यू, तो उस वक्त हमें ये देखना होगा कि पाकिस्तान क्या स्टैंड लेता है, पाकिस्तान उस वक्त किस नैरेटिव के साथ स्टैंड करता है। इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ मौजूद है वन एंड ओनली फाख्ता कादिर ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मेरा अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कादिर, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जब फैसला मंजूर हुआ उस वक्त आपके क्या तासुरात थे? देखें, अभी तक जो है वो हमारी इतलात ये हैं कि आईसीसी तकरीबन इस हवाले से बातचीत कर रहा है बीसीसीआई के साथ, और हाइब्रिड मॉडल नहीं है। हाइब्रिड मॉडल पिछले अदवार में जो हमारे चेयरमैन मुख्तलिफ गुजरे हैं उन्होंने एक्सेप्ट जब किया था तो उसमें सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान जो है वो दूसरे वेन्यूज़ पर जाकर खेलता रहा है। अब इसमें इस मरतबा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो फार्मूला जो पेश किया है, पार्टनरशिप फार्मूला, फ्यूजन फार्मूला जो पेश किया है, उसमें हमें ज़रा बताते हैं कि पाकिस्तान ने सख्त तरीन अल्फाज में ये आईसीसी को कहा है कि आप लोग जो है वो हमेशा से ही हमें दुबाते आए हैं, लेकिन इस मरतबा हम लोग जो है वो ये बात मानेंगे नहीं। अगर नहीं माननी तो फिर आप लोगों ने नहीं हमारी बात माननी तो फिर जो चैम्पियंस ट्रॉफी है उसका आप लोग फ्यूचर देख लें। उस हवाले से दूसरे टूर्नामेंट्स भी डिस्टर्ब होंगे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा कि अगर पाकिस्तान में भारत नहीं आता तो फिर भारत में जाकर पाकिस्तान कभी नहीं खेलेगा, और इस हवाले से तहरीरी तौर पर मुआहदा होना चाहिए, और ये ज़ुबानी कलामी जो है वो मामला हल नहीं होगा। आप लोग जब तक हमारे अंदर जो गारंटर नहीं बनेंगे, आईसीसी गारंटी नहीं देगा, सालसी का किरदार अदा नहीं करेगा, तब तक ये चीज़ें नहीं होंगी। तो उस पर आईसीसी ने रजामंदी का इजहार किया, और उम्मीद है कि एक दो रोज़ में जो ज़राए में बताते हैं कि शेड्यूल का ऐलान भी होने वाला है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से। और पाकिस्तान देखें आगे जो है इंडिया में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी भी है, T20 वर्ल्ड कप भी है, मुख्तलिफ वुमेंस के भी टूर्नामेंट है, तो 4 टूर्नामेंट हैं। तो उस हवाले से पाकिस्तान उधर नहीं जाकर खेलेगा। पाकिस्तान भी न्यूट्रल वेन्यू यानी कि दुबई, जो 3 साल के लिए मुआहदा जो पेशकश की गई है जो फ्यूजन फार्मूले की, 3 साल के लिए दुबई में जाके पाकिस्तान और इंडिया के जो मैचेस होते हैं वो वहाँ पर खेलेंगे। अगर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में इंडिया जो है वो इंडिया पाकिस्तान का मैच तो दुबई में हो गया, दूसरा जो है वो अगर इंडिया सेमीफाइनल या फाइनल में पहुँचता है तो उसके मैचेस भी वहाँ पर होंगे। अगर वो सेमीफाइनल और फाइनल में इंडिया नहीं पहुँचता चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के, फिर वो सेमीफाइनल और फाइनल्स पाकिस्तान में ही होंगे। तो ये जो फ्यूजन फार्मूला है उसके तहत पाकिस्तान भी दुबई में खेलेगा और इंडिया भी पाकिस्तान के साथ दुबई में खेलेगा, जब तक हुकूमती ताल्लुकात या उनके जो उनके अंदरूनी मामलात हैं वो आपस में बोर्ड के हल नहीं हो जाते। ये 3 साल तक के लिए मुआहदा है, और इसमें जो है वो आईसीसी जो है वो मान चुका है। आईसीसी ने बीसीसीआई से भी बात की, अलबत्ता अभी इसका ऑफिशियली तौर पर ऐलान नहीं आया, अभी ऑफिशियली तौर पर इसका ऐलान बाकी है। और 1-2 रोज़ में जो हमें सोर्सेज क्लेम करते हैं वो कहते हैं कि जी 1-2 रोज़ में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का शेड्यूल जो है वो बाकायदा तौर पर उसका ऐलान कर दिया जाएगा। देखें, प्रोडक्शन स्टाफ, कमर्शियल जिन्होंने दिए हुए स्पॉन्सरशिप जिसने करनी है, जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस हवाले से कि यार मतलब आप जो है 100 डेज़ प्रोग्राम होता है, फिर उसके बाद 90 डेज़ से भी कम अरसा रह गया चैम्पियंस ट्रॉफ़ी स्टार्ट होने में। आपके स्टेडियम जो हैं पाकिस्तान ने ज़रूर उनको ये कहा है कि जो इनिशियल जो मीटिंग हुई उसमें उन्होंने बताया कि ब्रीफिंग दी कि स्टेडियम्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, सारी तैयारियां मुकम्मल हैं। बाकी बोर्ड जो हैं वो भी आके पाकिस्तान खेल चुके हैं, उनको भी पता है कि पाकिस्तान की मेहमान नवाजी कैसी है। लेकिन अभी देखें, मुख्तलिफ बोर्ड्स ने तो बड़ी आमादगी का इजहार किया, कुछ बोर्ड्स ने ये भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि जी आपके अंदरूनी जो मामलात हैं, सिक्योरिटी के जो मसाइल हैं, उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से ये मौक़िफ़ था कि आप लोग पाकिस्तान आकर देखें। वो 1-2 रोज़ के लिए डिस्टर्ब हुए थे, उसके बाद हम लोगों ने उस पर स्टेट ने बिल्कुल काबू पा लिया और बिल्कुल नॉर्मल रूटीन है। अब सब कुछ नॉर्मल जो है वो एक्टिविटीज़ चल रही हैं, तो ऐसा कोई मसला नहीं है जिस पर पाकिस्तान के हक़ में काफ़ी बोर्ड्स बातें करते दिखाई दिए। अब इंडियन मीडिया हमेशा से ये प्रोपोगंडा मीरअप करता है कि आप जो है वो एक बात को पकड़ के, छोटी सी बात होती है और उसको खींच के बड़ा कर दिया जाता है। आप देखें, ये इसमें हमेशा से ही क्रिकेट का बेहतरी के लिए सोचना चाहिए और क्रिकेट को बेहतर अंदाज में लेना चाहिए। जिस तरह अगर मैं समझता हूँ कि इंडिया अगर बड़ापन करता, इंडिया ये कहता है कि जी ठीक है
मतलब हम जो है वो पाकिस्तान एक मैच आकर खेलेंगे तो बाकी जो मैचेस हैं, लेकिन चलें उनकी अपनी एक राय है, हम उसकी राय की भी कदर करनी चाहिए, उनकी अपने बोर्ड की, उनकी अपनी एक गवर्नमेंट की एक राय है। तो इस मामले में हमें फोर्स नहीं करना चाहिए। हर देखें, एक शिक है आईसीसी के कानून में कि अगर आपके बोर्ड में आके बोर्ड को हुकूमत जो है वो गवर्नमेंट इजाज़त नहीं देती है। हमें पुराने वक्तों में पाकिस्तान ने अगर उधर जाके एक अच्छे जस्टिस का मुजाहरा किया तो हमें भी कम से कम ये सोचना उस वक्त चाहिए था और उस वक्त तहरीरी मुआहदे करवाने चाहिए थे, आईसीसी को गारंटर बनाना चाहिए था, जिसकी हमने गुफ्तगू पहले भी की है 2-3 हफ्ते पहले इस हवाले से कि आईसीसी को सालसी का किरदार अदा करना चाहिए और आईसीसी को दरमियान में आना चाहिए। चूँकि अब जय शाह जो हैं वो चेयरमैन बन चुके हैं आईसीसी के, तो बाकी बोर्ड्स ये ही चाहते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी यही चाहता है, उनसे उम्मीद भी यही है कि वो न्यूट्रल रह के फैसले करें। वो अब बीसीसीआई के सेक्रेटरी नहीं हैं, वो अब आईसीसी के चेयरमैन के तौर पर तमाम बोर्ड्स को यकसा तौर पर ट्रीट करें और ये ना हो कि आप जो है वो एक बोर्ड के ऊपर नज़र अपना करम नवाजी करें और बाकी बोर्ड्स को इग्नोर करें। तो बाकी बोर्ड्स को भी तहफ़्फ़ुज़ात होंगे आइंदा आने वाले दिनों में अगर जय शाह जो है वो एक किसी के साथ ज़्यादती करेंगे या किसी को पोलिटिसाइज़ करेंगे। तो इस हवाले से तमाम बोर्ड्स ऑन बोर्ड हैं आईसीसी के साथ और अब इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि वोटिंग तक ये मामला नहीं जाएगा और अफ़वाम तफ़हीम से ये मामला हल होता दिखाई दे रहा है। चलें, आई विश के ऐसा ही हो। कादिर, आपने अच्छी डिस्कशन की, लेकिन इसमें एक दो सवाल मेरे हैं कि लाइक अगर इंडिया फाइनल में जाता है, सेमीफाइनल में जाता है, काफ़ी हद तक चांसेस भी हैं इसके, तो लॉजिस्टिक्स फौरी तौर पर कैसे मैनेज होंगे? क्योंकि पाकिस्तान में हमारी सारी अरेंजमेंट होती है फाइनल की, सेमीफाइनल की, सडनली आपको उसको वहाँ मूव करना पड़ेगा, तो व्हाट वुड बी दैट? नहीं, उसका बाकायदा तौर पर देखिए प्लान ए, प्लान बी ब्रॉडकास्टर्स के पास, प्रोडक्शन स्टाफ के पास होता है। आपने अपनी जो बाकी इक्विपमेंट्स हैं वो आपके कुछ दुबई में भी पड़े होते हैं और वहाँ पर चूँकि T10 हो रही होती है, वहाँ पर आपका अंडर-19 चल रहा है, तो उसी की ही ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो इक्विपमेंट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर पाकिस्तान में कुछ मैचेस हुए, साथ ही शिफ्ट हो गए श्रीलंका में, एशिया कप अगर आपको याद होगा, तो वो 2 वेन्यूज़ थे और पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है कि आप ऑस्ट्रेलिया देख लें, न्यूजीलैंड देख लें, ऐसे जब 2 वेन्यूज़ इकट्ठे होते हैं, वेस्ट इंडीज़ यूएसए देख लें, 2 वेन्यूज़ इकट्ठे होते हैं, आधा इक्विपमेंट इधर होता है, आधा उधर होता है, तो ब्रॉडकास्टर्स के लिए ये इशू नहीं है, ब्रॉडकास्टर्स के लिए बिल्कुल कोई इशू नहीं है और आईसीसी के लिए भी कोई इशू नहीं है। मतलब लॉजिस्टिक टीम उनकी यहाँ पे भी होगी, वहाँ पे भी होगी, तो दोनों साइड्स पे वो देख रहे होंगे, मैनेज कर रहे होंगे और आपस में कोऑर्डिनेशन के तहत ये बखूबी हो सकता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है 2-3 मैच करवाना बाहर। ठीक है, यानी कि ये इजीली हो जाएगा। तो इट मींस कि फाइनल में अगर इंडिया होता है और सेमीफाइनल तो डेफिनेटली वो तो एक मैच अरेंज हो जाएगा, लेकिन फाइनल में अगर इंडिया होता है तो फिर फाइनल भी पाकिस्तान में नहीं होगा। प्लान सारा वैसे दरम बरम तो हो ही गया है, लेकिन आई विश के ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारे लिए, क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी साबित हो। चेयरमैन साहब ने एक बात बहुत अच्छी कही कि हमने क्रिकेट के लिए बेहतर फैसला किया है और क्रिकेट के लिए ही बेहतर फैसला करना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट की वजह से ही हम लोग दुनिया भर में रिकग्नाइज हुए हैं इस वक्त। और तो हमारा कोई भी स्पोर्ट्स जो है वो बाकी ही नहीं रहा। हॉकी हमारी खत्म हो चुकी है, टेनिस हमारी ऑलमोस्ट जो है वो बस आखिरी दमों पर है। वैसे तो कुछ लोग कोशिश करके के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। कादिर, इसी के साथ अगर हम बात करते हैं तो कल पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का मैच था T20 का, जिसके बारे में ऑनेस्टली स्पीकिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। मैं T20 से घबराई हुई थी कि पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन पाकिस्तान ने मैच जिस तरह से विन किया और जिस तरह से हमारे इन प्लेयर्स ने परफॉर्म करके दिखाया है। सुफियान मुकीम की अगर हम बात करते हैं, तैयब ताहिर की बात करते हैं, मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे हमारी आने वाले वक्त में एक T20 की टीम बन सकती है। और ये कहाँ थे पहले, क्यों हमने इनको मौका नहीं दिया? देखें, यही चीज़ें हम लोग बार बार बोलते रहे हैं मीरब, और इसी शो में भी हम लोगों ने कई मरतबा बोली है कि आप लोग बेंच के प्लेयर्स को इस्तेमाल क्यों नहीं करते? हमेशा से ही ये गुज़श्ता 4 साल से माजरत के साथ जो साबिक कप्तान थे हमारे बाबर आजम, उन्होंने बेंच पे बैठे लड़कों पर भरोसा नहीं किया। शायद वो शिकस्त से डरते थे, शायद वो ये कहते थे कि मेरी कप्तानी में मैच हम हार जाएं तो ये बेहतर नहीं होगा, तो इसलिए कम से कम अब ये वो वाली जंजीर टूटी है, मतलब वो खौफ टूटा है जिसके खौफ से जो है वो आप किसी नए प्लेयर को शामिल नहीं करते थे या मौका नहीं देते थे। भाई जिम्बाब्वे की टीम है, आपकी सारी नई टीम है, आपका कप्तान ने है, हाँ। मतलब आपका कप्तान जो है वो असल वाइट बॉल का वो पाकिस्तान आ चुका है। आपका जो अब कप्तान है वो नया है। आपके फास्ट बॉलर में से एक फास्ट बॉलर जो है वो तजर्बाकार है, हारिस रऊफ। आपका शाहीन नहीं है, आपका नसीम नहीं है, आपके पास सुफियान मुकीम है, आपके पास शादाब खान नहीं है,
आपके पास सुफियान मुकीम है, आपके पास इब्रार है, जिनको मौके नहीं दिए गए। देखें ये हमेशा 4-5 साल से गुज़श्ता जो 4-5 साल थे उसमें आप अपनी क्रीम के साथ जा रहे थे। हर छोटी बड़ी टीम के खिलाफ आप अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ जाते थे, और अगर आपको उसमें भी शिकस्त होती थी तो फिर आपको जो है वो पूरी दुनिया से तनकीद का सामना करना पड़ता, डाउन हो जाता। ठीक है, अब ये चूंकि नई टीम है, आपने देखा कि सारे जो हैं वो इनएक्सपीरियंस हैं, आपका कैप्टन भी, आपके बैटर भी, आपके बॉलर्स भी, तो उसमें उसका फ़ायदा ये होता है कि सबका कम्बिनेशन और सबकी जो माइंड गेम है, जो सबकी गेम अवेयरनेस है, वो एक दूसरे को समझ आ जाती है और आपस में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना शुरू हो जाती है। आपकी इस सीरीज़ में नए लड़कों को मौका देने का क्रेडिट जो है वो आकिब जावेद पे जाता है, नो डाउट, और आपके जो वाइट बॉल के नए कप्तान हैं मोहम्मद रिजवान, वो भी ये चाहते थे कि नए लड़कों को मौका दिया जाए। तो आपको सुफियान मुकीम मिला, आपके पास अभी मेहरान मुमताज़ पड़ा है, आप उसको अभी मौका नहीं मिला अच्छे तरीके से। ठीक है, आपके पास जो नए लड़के हैं उनमें फैसल अकरम है, कासिम अकरम है, आपके पास ये पड़े हैं लड़के। अब मुझे एक खुशी ये हुई है कि हमारे पास एक लेफ्ट हैंडेड बैटर जो था ओपनर की सूरत में, वो बड़ा फुकदान था उसमें, मतलब उसमें अब शाहजेब खान हमने देखा, आज फिर उसने बैक टू बैक सेंचुरी की, एक इंडिया के मैच में अंडर-19 में सेंचुरी की, आज उसने फिर सेंचुरी कर दी। तो वो माशाल्लाह हमें एक टैलेंट अच्छा दिखाई दे रहा है आते हुए। हम उसको यूटिलाइज कब करना है, ये अब सिलेक्शन कमेटी के ऊपर और मैनेजमेंट के ऊपर है, कप्तान के ऊपर है कि मतलब अगर शाहजेब खान का ये पीक चल रहा है, आप उसको 1-2 साल के बाद अगर टीम में नहीं लेंगे तो फिर वो जाया हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, अगर वो परफॉर्मेंसेस दे रहा है तो उसके बाद जो है वो उसको कम से कम ये चीज़ें देखनी चाहिए। और मेरे हिसाब से आपके पास बड़ा टैलेंट है डोमेस्टिक में, और जो कि हम ज़ाया करते हैं, कुछ लैपटॉप की वजह से ज़ाया होता रहा, कभी किसी जो है वो साइंसदान की वजह से ज़ाया होता रहा। तो ये अब शुक्र है अल्लाह का कि अब उनको मौका मिलना शुरू हो चुका है। आप देखें हारिस रऊफ के ऊपर जाने से पहले, ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले काफ़ी तनकीद होती रही, ठीक है, कि इसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में क्यों दे दी हर कैटेगरी, इसको जो है वो शामिल क्यों कर लिया, ये तो टेप बॉल खेलता है, ये तो ऐसे करता है, ये तो ऐसे है, इसको तो मार पड़ती है। भाई आज वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने वाला बॉलर है आपका T20 में। ठीक है, आप उसके बाद देखें शादाब खान है, फिर उसके बाद शहीन है, उमर गुल वगैरह नीचे आते हैं जिनको हम लोग लेजेंड्स कहते हैं। मतलब अब हारिस रऊफ को आप देखें कि उसने कल भी जो है वो कम बैक करवाया पाकिस्तान को, जो है वो अच्छी भली जो है वो सिकंदर रजा चार्ज कर रहे थे शुरू के ओवर्स में, लेकिन हारिस ने ब्रेक थ्रू दिलवाया, विकेट्स ली, आपके इब्रार ने विकेट ली, आपके सुफियान मुकीम ने विकेट्स ली। ठीक है, तो यही टीम गेम होती है ना। आप देखें कि उस्मान खान जो है उन्होंने ऊपर से मारना शुरू किया, तैयब ताहर ने आपको क्लोज करके दिया मैच, तो यही आपके लिए भी अच्छा है, आपकी टीम के लिए भी अच्छा है। और शुक्र है अल्लाह का कि हम लोग पहला जो है वो मैच हम T20 मैच जीते हैं। ये नहीं होना चाहिए कि अगर हार भी जाते खुदा ना खास्ता, तो हमें कम से कम इतना इन लड़कों को बैक करना चाहिए कि यार ये सब नए हैं, ठीक है, इनको ये नए हैं, इनको 1-2 सीरीज, 1-2 मैचेस, 2-3 मैचेस इनको मिलने चाहिए, फिर हम इनको जज करें। ये ना हो कि हम एक मैच पे कहें जी तैयब ताहर को तो खेलना ही नहीं आता, सलमान अली आगा तो T20 का प्लेयर नहीं है, शादाब खान जो है अपना हारिस रऊफ जो है उसको बॉल नहीं फेंकनी आती जिम्बाब्वे में। हम लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं और प्री जज कर लेते हैं अपनी टीम को भी, अपने लोगों को भी। तो इसलिए हमें कम से कम थोड़ा सा तहम्मुल और सब्र रखना चाहिए। एट द एंड ऑफ द सीरीज़ हमें डिस्कशन करनी चाहिए कि कहाँ गलतियाँ थी, कहाँ अच्छाइयाँ थी, उसको बयान करना चाहिए। अगर टीम जीती है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि आपके उन प्लेयर्स को मार पड़ी है, उसने परफॉर्म नहीं किया, हाँ ठीक है उसने परफॉर्म नहीं किया, अगले मैच में हो सकता है वो 100 कर जाए, 50 कर जाए, फिर उसके बाद आप क्या कहेंगे? देखिए फर्क नहीं पड़ता है, अब सबने तो परफॉर्म नहीं करना होता ना, ये इसी तरह से होता है, कोई टीम गेम होती है। देखिए मीरब ये टीम गेम होती है, इसमें 11 के 11 परफॉर्मेंस नहीं देते, वो बहुत रेयर चांसेस होते हैं जिसमें आपका हर प्लेयर आके 50 मार के जाता है, ऐसे नहीं होता। अब अगर अंडर 19 का भी जो मैच चल रहा है उसमें ऊपर वाले ने उस्मान खान ने अगर 50 से ऊपर स्कोर किया, आउट हो गया, उसके बाद शाहजेब खान है उसने सेंचुरी की, उसके बाद नीचे जो लड़का आया उसने भी सेंचुरी कर दी। तो ये टीम गेम है, आप कभी कभी आपके ऊपर वाले 4 नहीं चलते, नीचे वाले 4 चल जाते हैं। मकसद तो गेम को जीतना है। कोई ना कोई आपकी टीम में से 2-3 ऐसे प्लेयर जरूर होते हैं जिनका डे होता है, जो चलते ही चलते हैं। मतलब उनका अगर आप ये कहें कि उस्मान खान जो है वो अगर पहले मैच में आउट हो गया, दूसरे मैच में उस्मान खान के यार ये फारेगा गले का बात करो, तो अगर उस्मान खान तेज कर जाए 100
तो फिर आप कहेंगे जी वाह वाह बल्ले बल्ले उस्मान खान ज़बरदस्त कर गया। आप देखिए फिर एग्जांपल देने के लिए हम देखते हैं उस तरफ के इंडिया में जब न्यूजीलैंड ने इंडिया को वाइट वॉश किया उस दौरान जायसवाल नहीं चल पा रहे थे और जायसवाल ने जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में कमबैक किया है, अगर वो उसकी बेस पर उन्हें कहते कि नहीं अभी आप रहने दें, हम रिस्क नहीं ले सकते, हमारे लिए बीजीडी बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने मौका दिया और उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया, फिर विराट कोहली ने परफॉर्म करके दिखाया। तो इट हैपन्स कि आपको डिसीजंस उसी तरह से लेने पड़ते हैं समटाइम्स कि आपको बिलीव करना पड़ता है, बिलीव की सारी नहीं। आप पहला मैच देखें टेस्ट का, पहली इनिंग देखें, हाँ 150 पे आउट कर दिया। सब लोग कह रहे थे यार ये क्या हो गया, ये कैसे खेल रहे हैं, ये तो दुनिया के नंबर 1 दावेदार थे बैटिंग के। हाँ। उन्होंने बॉलिंग में कमबैक किया और उसके बाद आप देख लें कि वो उनकी बैटिंग ने कैसा किया, यंगस्टर था और वो कैसे आगे परफॉर्मेंस दे गया। तो ये आपको बताया कि टीम गेम है और ट्रस्ट करना चाहिए अपने लड़कों पर, अपनी टीम पर ट्रस्ट करना चाहिए, आप उनको बैक करें। मैं बार बार हमेशा यही कहता हूँ, हमें गुस्सा आता है जब वो परफॉर्मेंस नहीं देते, लेकिन जब एक दफ़ा टीम पाकिस्तान से बाहर चले गई है मैच खेलने, जब वो अवे टूर पे है तो उनको सपोर्ट करें, चाहे वो 5 मैचेस की सीरीज हो, 3 मैचेस की सीरीज हो या 1 या 2 मैच हो, उनको सपोर्ट करें। एट द एंड ऑफ द सीरीज वो आप कंक्लूड करके उसको, तो उस पर उसको आप तनकीद भी करें, उनको अप्रिशिएट भी करें, उनको जो फ्लॉज हैं वो दूर करने की कोशिश करवाएं। अगर आप इतने जो हैं वो बाहर देखें, बाहर बैठ के बातें करना बहुत आसान होती हैं। इंसान जब अंदर होता है, जब वो ग्राउंड में होता है या टीम के साथ होता है, उसको तब पता होता है कि उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है और कैसे नहीं करना। रिजवान नो डाउट पाकिस्तान में इस वक्त 2 सीरीज़ जीत गया, वाइट बॉल की वनडे की सीरीज़ जीत गया, 1 सीरीज़ T20 की हार गया। अब ये सलमान अली आगा जो है वो 1 मैच जीत के, नए कप्तानी है, नया तजर्बा है, नो डाउट उन्होंने बाबर के साथ भी काम किया, बाबर के अंडर कैप्टनसी भी खेले, शाहीन की भी खेले, रिजवान की भी खेले, आस्ता आस्ता तजर्बा जो है वो आता है। प्लस पॉइंट ये है कि टीम आसान है, सामने आसान हरीफ है। टीम देखें, टीम मैं आपको फिर कहूँ, मैं यूएसए जाने से पहले यहाँ से वर्ल्ड कप में जब हम लोग यूएसए से मैच हारे थे, मेरे बाप को मैंने कहा था कि हमें किसी को इजी नहीं लेना चाहिए। हम लोग यूएसए को इजी ले गए, हम लोग सुपर ओवर में हार गए, ठीक है। हम लोगों ने भारत के खिलाफ मैच में इजी हो गए कि यार ये तो बस बॉल टू बॉल है, कोई चक्कर नहीं है, बॉल टू बॉल है, इजी हुए, हार गए। उसका नतीजा क्या हुआ, हम टोटली बाहर हो गए, पहले लेग से ही बाहर हो गए। हम लोग वेस्ट इंडीज गए ही नहीं, जिसके लिए हमने इमाद वसीम और आजम खान को शामिल किया, वो हम लोग लेग खेले ही नहीं, इसलिए सॉरी साइम अयूब को। तो इसलिए जो है वो हमें कम से कम जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट होता है उसके मुतालिक यही सोचना चाहिए कि दुनिया की पहली और आखिरी टीम है, इसके अलावा हमारी कोई ज़िंदगी नहीं है। मतलब हमारी टीम को ये सोचना चाहिए कि आगे जो है वो यही ऑस्ट्रेलिया और यही इंडिया है। मतलब जिम्बाब्वे लगी है, आयरलैंड लगी है, साउथ अफ्रीका लगी है या सॉरी यूएसए लगी है, तो इनको यही सोचना चाहिए कि ये छोटी बड़ी कोई टीम नहीं है, अगर इंटरनेशनल इसको स्टेटस मिल गया है तो ये हमारे लेवल की टीम हो सकती है, अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। एग्जैक्टली देखें आप, कई ऐसे मैचेस हुए हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया को बांग्लादेश ने हराया, श्रीलंका को हराया, श्रीलंका ने हराया, फिर उसके बाद अफगानिस्तान ने कई बड़ी टीमों को हराया, जिम्बाब्वे ने इनफैक्ट अपसेट किया, जिम्बाब्वे ने किए। तो कभी जो है वो छोटी बड़ी टीम किसी को नहीं समझना चाहिए, बस उसको ये समझें कि आप अगर इंटरनेशनल स्टेटस रखते हैं तो वो भी इंटरनेशनल स्टेटस रखता है, वो किसी क्लब की टीम नहीं है आपके सामने, वो आपके साथ इंटरनेशनल स्टेटस रखती है, वो भी आपके लेवल की टीम है। तो आप अपने लेवल से बढ़ के उसको रखना चाहिए ताकि आप उससे जो है वो कम्पीट करें। लेकिन आप टीम सिलेक्ट करने के वक्त ये ज़रूर जहन में रखें कि सामने कौन सा हरीफ है, क्योंकि उसमें मौका मिल जाता है बहुत सारे लोगों को जो परफॉर्म कर देते हैं। कादिर, एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, मैं आई गेस के 2 दिन से ये सवाल ऑलमोस्ट सबसे पूछ चुकी हूँ कि टॉप 4 टीम्स चैम्पियंस ट्रॉफी की कौन सी देख रहे हैं? एज अ पाकिस्तानी, पाकिस्तान को तो हम डेफिनेटली कंसिडर करते हैं, लेकिन बाकी 3 टीम्स कौन सी? पाकिस्तान, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद न्यूजीलैंड और इंडिया। मुझे न्यूजीलैंड की जगह साउथ अफ्रीका लग रहा है। नहीं, साउथ अफ्रीका नहीं। अच्छा, अब इसकी रीज़न ये है कि देखें पाकिस्तान तो ऑब्वियसली 2 सीरीज़ जीत गई, अच्छी परफॉर्मेंस है, अभी उसके 2 मेन प्लेयर बाहर हैं, मतलब बाकी जो फ़खर इमाम, ये भी 2 मेन प्लेयर बाहर हैं। आपका जो स्क्वाड बनेगा वो बड़ा मजबूत होगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि ये 2 प्लेयर भी हैं, इन्होंने भी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंसेस दी हैं। उसके बाद आप देख लें इंडिया की परफॉर्मेंस भी सबके सामने है। इंडिया इस वक्त जो है वो वर्ल्ड कप का चैम्पियन है, 2023 वनडे वर्ल्ड कप का, तो मैं उस लिहाज से भी देख रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया जो है वो रनर अप था,
ऑस्ट्रेलिया ने जीता, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया इस वजह से आए। फिर उसके बाद न्यूजीलैंड मुझे शुरू से बड़ी फेवरेट टीम लगती है, वो बड़े मैचेस की बड़ी टीम है। और साउथ अफ्रीका देखें मुझे हमेशा से तब तक पसंद थी जब वो जैक कैलिस खेलते थे, उसमें एबी डिविलियर्स थे, उसमें मार्क बाउचर थे और शॉन पॉलक थे, तो तब तक हमारी ये फेवरेट टीम रही है। लेकिन बड़े मैचेस में आके बिल्कुल ही ठुस हो जाती है और बैठ जाती है टीम, वो अक्सर मैच हार जाती है। तो इसलिए इंग्लैंड भी हो सकती है, इंग्लैंड भी ऑप्शन है, लेकिन वो 5वें नंबर पे है। मुझे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और पाकिस्तान, ये अच्छा, 4 टीमें मेरी। मुझे पर्सनली ऑस्ट्रेलिया के ऊपर थोड़ा इस बार और फाइनल आपको बताऊं कौन होगा? हाँ। पाकिस्तान इंडिया। अच्छा, इंशाल्लाह। चलें, आई विश कि ऐसा चमत्कार जो है वो जरूर हो। वैसे बहुत अरसा गुजर गया हमें कि हमें किसी हो सकता टूर्नामेंट है में 2 सेमीफाइनल जो हैं, दोनों सेमीफाइनल रवायती हरीफों के दरमियान आ जाए। हाँ, नॉट अ बिग डील। हाँ, एक तरफ एशेज हो रही हो, एक तरफ क्लैशेज हो रही हो। आपको पता है अफगानिस्तान को भी बहुत लोग फेवरेट काउंट कर रहे हैं। नहीं, देखिए वो अफगानिस्तान अभी ओडीआई के लेवल की टीम नहीं है, माजरत के साथ। लेकिन वो T20 में मैं अगर होता तो मैं उनको फाइनल में भी पहुंचा देता, जिस तरह की वो बड़ी टीम है। मतलब T20 में शॉर्ट फॉर्मेट में अगर वो T10 इंटरनेशनल स्टेटस मिल जाए या T20 में आए तो अफगानिस्तान बहुत बड़ी टीम है। अफगानिस्तान को हल्का नहीं लेना चाहिए किसी भी स्टेटस पे। खैर, लेकिन ओडीआई में चूँकि बहुत समझें कि टेस्ट का छोटा भाई है, तो वो मतलब 50 ओवर्स तक उनका स्टेमिना नहीं है खेलने का। वो आते हैं, एग्रेसिव प्लेयर हैं, वो 20-25 ओवर्स मैक्सिमम, 30 ओवर्स के प्लेयर हैं, 40 ओवर तक मैक्सिमम चले जाएं। लेकिन ओपनिंग पैर उनका चल जाता है तो फिर सूरत हाल नहीं। मुझे मैं तो आपको बताऊं, देखें ये बड़ी टेम्परामेंट की गेम होती है, खासतौर पर वनडे भी। ओडीआई को लोग पसंद क्यों नहीं करते? वो इसीलिए नहीं करते, इसीलिए करते नहीं है कि एक तो 50 ओवर्स हैं, मतलब वो टेस्ट की तरह आप जो है वो उसको लेके चले, स्ट्रेटेजी है, विकेट्स आपने नहीं गंवानी। T20 में ये होता है कि आपके पास 11 प्लेयर हैं, आप कभी कभी 20 ओवर्स में आपका कोई भी आउट नहीं होता, कभी कभी 20 ओवर से पहले ही सारी टीम बुक हो जाती है। तो ये एक T20 का भी हुस्न है। लेकिन वनडे जो है वो बहुत सोच समझ के खेलनी पड़ती है और उसको जज्बात को, आपको अग्रेसिवपन दिखाना जरूर चाहिए, लेकिन उसमें काबू भी रखना चाहिए अपने आप को कि आपने विकेट पे स्टे करके खेलना है। आपके पास 50 ओवर्स हैं, 300 गेंदें। बिल्कुल सही बात है, 300 बॉल्स आपकी पॉकेट में हैं और आप अच्छे रन्स निकाल भी सकते हैं। अगर आपको 400 रन्स पड़ जाते हैं तो फिर उनका दिफा करना मुश्किल हो सकता है, वरना 300 कुछ रन्स हो तो वो तो आप इजीली उनको चेस कर सकते हैं अगर इफ़ यू आर ऑन टू चेज़। लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, अभी ये जिम्बाब्वे का हमने T20 मैच विन किया है तो मेरे काफ़ी जज्बात जो हैं वो बुलंद हुए हैं कि नहीं, इंशाल्लाह हम आगे T20 की टीम भी बना सकेंगे। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो गुज़िश्ता टीम है, इससे पहले जो हमारी टीम थी, वो ODI में तो परफॉर्म ठीक है कर जाते हैं, मगर T20 की टीम नहीं रहे हैं वो। आई डोंट नो उसकी रीज़न क्या है, लेकिन इनको हिट करने से भी डर लगता है, इनको बाउंड्रीज लगाने से भी डर लगता है। दे आर मोर स्केयर्ड दैन टू परफॉर्म। दिस इज व्हाट आई मीन। देखिए मुझे खुशी ये हुई है कि कल के मैच में चंद प्लेयर्स के अलावा हर प्लेयर ने मारने की कोशिश की है। ठीक है, T20 इज ऑल अबाउट एग्रेशन। यही हुस्न है T20 का कि आप आए, टुक टुक ना करें, अपनी बारी ना लगाएं और मार धाड़ करें, टीम के लिए खेलें। मतलब आप मारेंगे तो आपको लगेगी, आप जब स्टॉप करेंगे तो आपके ऊपर डॉट बॉल भी आएगी और प्रेशर भी आएगा। बिल्कुल ऐसे ही। डॉट बॉल का दूसरा नाम प्रेशर है। मतलब आप उसको रोकेंगे, आपके ऊपर जो है वो बॉलर चढ़ाई करेगा, आपके ऊपर ओपोनेंट टीम चढ़ाई करेगी। तो इसलिए कम से कम इस हवाले से ज़रूर अच्छी चीज़ है कि आपकी जो पूरी टीम है उसमें थोड़ा सा एग्रेशनपन है। हाँ। वो दिखाते हैं। उस्मान खान भी दिखाया, उमैर बिन यूसुफ ने भी दिखाया, आपके तैयब ताहर ने भी दिखाया, इरफान खान ने भी दिखाया। तो ये अच्छी चीज़ है कि आपके प्लेयर जो हैं वो आते हैं, कोशिश करते हैं, और आपके टेल एंडर्स भी इस एबिलिटी ऐसी रखते हैं कि वो भी मार सकते हैं। तो इसलिए नई टीम प्लस पुरानी टीम मिला के जो कॉम्बिनेशन होगा वो अच्छा होगा। क्योंकि अभी T20 नहीं है तो इसलिए T20 पर टीम भी नहीं भेजी गई, फोकस भी इतना नहीं है अभी। खास तौर पर ODI पे इतना फोकस ज़्यादा रखा गया क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी है। फिर आपके जो 2026 है उसमें चूँकि T20 वर्ल्ड कप है इंडिया में, तो वो हमें ख़ास तौर पर उस पर फिर 2025 का जो चैंपियंस ट्रॉफी होगी उसके बाद से आप देखना फोकस सारा T20 पे स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली इट विल बी इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। नो प्रेडिक्शंस एट ऑल, बट
यस इट कैन हैपन। लेकिन इसी के साथ अगर हम ओडीआई की बात करते हैं तो एक $1 मिलियन क्वेश्चन आपसे ये है कादिर के फ़खर ज़मान हमारी ये ओडीआई की जो टीम है पाकिस्तान की इसमें होंगे या नहीं? इंशाल्लाह होंगे। इज दैट श्योर? इंशाल्लाह होंगे। कोई इंजरी कोई अनफिट कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं है। ज़बरदस्त। और अब्दुल्ला शफीक? देखें अब जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो गया है कि साइम हैं, अब्दुल्ला हैं, फ़खर हैं, इमाम हैं। अब ये सोचा जा रहा है कि इमाम को पहले जो है ना वो आप रेड बॉल टीम में शामिल करें और जो किसकी जगह पर? देखिए अभी वो रेड बॉल में आप साइम की जगह शामिल कर लें। यानी फिर हम साइम को रिमूव कर रहे हैं रेड बॉल? साइम की जगह शामिल कर रहे हैं। मतलब उसने अगर देखें इमाम को आप ऐसे तो नहीं इग्नोर कर सकते ना कि आपके ओडीआई में भी वो अच्छा प्लेयर है। अगर ओडीआई में वो नहीं होते हैं तो फिर उसके बाद मैं थोड़ी स्केप्टिकल हूँ कि देयर इज नो आइडिया अबाउट हिम कि फिर इसका मतलब है कि उनके साथ नहीं ओडीआई में भी उनको होना चाहिए मेरे ख्याल से। मतलब आपको एक सीनियर टीम के तौर पर जाना चाहिए जब आप चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े इवेंट पे जा रहे हैं। मतलब साइम अयूब नो डाउट अच्छा प्लेयर है लेकिन एक बड़े टूर्नामेंट का बहुत बड़ा प्रेशर होता है हर प्लेयर पे। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि उसको स्क्वाड में होना चाहिए और वो होगा भी इंशाल्लाह ताला। देखिए फ़खर को भी होना चाहिए, फ़खर भी बहुत ज़रूरी है। फ़खर एक वाहिद प्लेयर है जो आपका पूरा मैच का अगर आपको 500-400 का भी टारगेट मिला है तो वो अकेला जो है वो खड़े होकर मार सकता है, कर सकता ठीक है। वो ऐसा खतरनाक प्लेयर है। आपको याद होगा जो वर्ल्ड कप था इंडिया में न्यूजीलैंड के खिलाफ था मेरे ख्याल में हमारा मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ था। exactly. तो उसमें उससे पहले हम एक मैच हारे थे आई थिंक सो न्यूजीलैंड के खिलाफ ही था हमारा मैच और उसमें काफ़ी रन चाहिए थे, बारिश हो गई थी। हाँ। तो बेंगलोर में हो रहा था आई थिंक मैच, तो वो उस पर फ़खर ने क्लियर कर दिया था सारा कुछ। तो ये ऐसा प्लेयर है कि वो कुछ भी कर सकता है, प्रेशर हैंडल और कर सकता है। अच्छा एक मतलब हमारा सासा है, हमारा प्लेयर है फौजी, बहुत अच्छा खेलता है और उसको ज़रूर होना चाहिए पाकिस्तान टीम में और वो आएगा इंशाल्लाह कम बैक करेगा। स्पिनर्स की बात अगर की जाए तो ओडीआई में हमारे पास स्पिन ऑप्शन में हमेशा से शादाब नंबर 1 रहा है और ऑलराउंडर मतलब आप कह लें कि ऑलराउंडर की हैसियत से भी रहे हैं मगर स्पिन के लिए उन्हें जाना जाता है बेसिकली। तो अभी हमारे पास 2 बहुत शानदार ऑप्शंस हैं जिनका एक इम्पैक्ट पूरी दुनिया में पैदा हो चुका है और वो हैं साजिद और नुमान। तो क्या आपको नहीं लगता कि उनको टेस्ट से हटाकर, क्योंकि अभी हमने ओडीआई की ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी उन्हें शामिल नहीं किया, जिम्बाब्वे में भी शामिल नहीं किया, आई डोंट नो कि उनको किस मैच के लिए बचा रखा है, लेकिन क्या उनका होना इम्पैक्ट पैदा नहीं कर सकता है टीम में? देखें मुझे जहाँ तक लगता है ना नुमान अली का इतना नहीं होगा इम्पैक्ट। साजिद खान जो है क्योंकि हमारी कंडीशंस सूट करती हैं स्पिनर्स को, तो साजिद खान एक हो सकते हैं ट्रम्प कार्ड और उनको शामिल करना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में। आप देखें हमारे पास अगर जो स्पिनर्स हैं इब्रार हैं और उसके बाद आप शादाब चूँकि अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, शादाब के पास अभी मौका है डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दे वापस आए, शादाब भी ऑप्शन हो सकते हैं। आपके पास सलमान अली आगा है, आपके पास साइम अयूब है, आपके पास इब्रार है, फैसल अकरम है, तो मुख्तलिफ ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। तो अब देखते हैं कि क्या सिलेक्शन कमेटी क्या बेहतर समझती है। सारों को चांस देके उन्होंने देखा ज़रूर है, तो हो सकता है कि शादाब के बगैर जाया जाए चैंपियंस ट्रॉफी में या शादाब को भी शामिल कर लिया जाए, लेकिन अब वो फैसला जो है वो कप्तान और टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी करेगी इस हवाले से। लेकिन हमारे पास ऑप्शंस काफ़ी हैं। देखिए मैं तो ये कहती हूँ कि हमें टीम सेलेक्ट करने के ऊपर बहुत गौर करने की ज़रूरत है क्योंकि हम लोग रिस्क नहीं ले सकते हैं। हमारे मैदानों में हमें कोई भी टीम अगर मैच हरा देती है तो हमारे लिए बहुत एक इंसल्टिंग बात है। और नंबर 2 ये गेम में हार जीत होती है मगर हमें हर दफ़ा ये नहीं सोचना है कि ये आसान टीम है तो पाकिस्तान इससे तो जीत ही जाएगा, ये मुश्किल टीम है तो ये मैच मुश्किल है। मतलब हमारे लिए हर मैच आसान ही होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ अफगानिस्तान के साथ मैच है तो आप, क्योंकि हमें अपसेट ऑलमोस्ट सब आसान टीम से हो चुका है अभी तक, तो अभी हमें अपने मैदानों में कोई अपसेट नहीं अफोर्ड आई गेस कि हम नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी किस्म का कोई रिस्क या कोई ऐसा डिसीजन जो हमने पहले नहीं लिया वो नहीं लेना चाहिए। आई गेस कि साइम अयूब को हम स्किप कर सकते हैं फॉर ओडीआई एंड वी कैन फोकस ऑन द सीनियर प्लेयर्स। हाँ देखिए साइम अयूब को हम कर सकते हैं और हमें सीनियर प्लेयर्स के साथ ही जाना पड़ेगा, लेकिन एक फैक्टर ये भी आ जाता है कि जनाब ऊपर से एक प्लेयर जो है वो मतलब वो चाहिए तेज़ खेलने वाला, इंटेंट शो करने वाला, लेकिन हाँ फ़खर मौजूद है। हालांकि 2 प्लेयर जो हैं वो एक कैटेगरी के आप ऊपर जब डालेंगे तो उसके बाद आपको विकेट्स, आपको ये दिमाग में रखना चाहिए कि आपके 5 ओवर्स में 2 विकेटें गिरनी। हाँ
जब आपके पास दोनों जारहाना बैटर होंगे। आप एक अपने पास वो बैटर रखें जो टेक्निक से खेले, और दूसरा प्लेयर जो है वो तेज़ जारहाना एक स्ट्रोक खेलता रहे। तो उसके बाद जो है वो आपके पास अभी जो ऑप्शंस है वो इमाम, फ़खर और अब्दुल्ला शफीक ये हो सकती है। और उसके बाद अगर आपने साइम को भी रखना है तो फिर बाबर वगैरह की जगह जो है वो नीचे मिडल ऑर्डर में बनेगी, और वो अफोर्डेबल नहीं है। हाँ, वो नीचे मिडल ऑर्डर में बनेगी। रिजवान भी हैं, फिर उसके बाद सलमान ओपनिंग में आ गए फ़खर जमान, अब्दुल्ला या इमाम, उसके बाद आ गए रिजवान और बाबर, ये एक अच्छा कॉम्बो हो सकता है। उसके बाद हम ऐड कर सकते हैं आगे, आमिर जमाल की तरफ भी जा सकते हैं, सलमान अली आगा की तरफ भी जा सकते हैं। फिर हमारे पास और भी काफ़ी ऑप्शंस हैं, क्योंकि अगर हम स्पिनर्स ऐड करते हैं तो हमें स्पिन जो हमारा एक है पूल है हमारा, उससे हमें बैटिंग की भी उम्मीद है। साजिद ने रन्स भी अच्छे बनाए हैं, इनफैक्ट वो तो एक ज़ख्मी हालत में भी रन्स बना रहे थे, तो हमें साजिद को ज़रूर मौका देना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई मीन। व्हाट इज़ योर प्लेइंग 11 बाय द वे? देखिए, साजिद खान नो डाउट हमारे पास टेल एंडर में एक ऐसा बैटर बॉलर मौजूद है जो कि ऑलराउंडर भी कहलाया जा सकता है। आमिर जमाल भी रन्स कर लेते हैं, आमिर जमाल की भी ऑप्शन है, साजिद खान की भी ऑप्शन है। आपके पास नसीम शाह जो हैं वो भी बैटिंग कर लेते हैं, वो भी हार्ड हिटिंग कर लेते हैं। शाहीन शाह अफरीदी वो भी बैटिंग कर लेते हैं। आपको अगर मारने पे आए हार्ड हिटिंग कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। हारिस रऊफ आए तो वो भी कर लेते हैं। तो हमारे पास तकरीबन अगर आप माइंड में रखें तो आपके पास 11 आपके पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो बैटिंग करना जानते हैं, जो आउट ऑफ द रोब बॉल को फेंक सकते हैं। और ये प्लेयर्स हमारे टेल एंड में, मतलब आखिरी डेथ ओवर्स में ये बड़े कारआमद साबित हो सकते हैं। देखें, आपके पास हमेशा से आप स्ट्रगल करते आए, आपके मिडल ऑर्डर कोलैप्स करता है, आपका मिडल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग नहीं था। अब्दुल रज़ाक शाहिद अफरीदी के बाद आपका मिडल ऑर्डर अच्छे तरीके से नहीं संभल सका। आपके पास हारिस सुहेल आया, आपने उसको ज़ाया किया। उसके बाद आपके पास कोई ऐसा बैट्समैन नहीं आया जो आप जिसके ऊपर बिलीव कर सकें कि यार ये खड़ा होके 100 कर सकता है या 70-80 कर सकता है। मतलब आप बिलीव करते हैं बाबर, रिजवान पे, और ऊपर से फ़खर इमाम पे या अब्दुल्ला शफीक पे, या आप साइम पे कर लेते हैं। तो उसके बाद आपके पास दरमियान में अब सलमान अली आगा हैं, आपके पास इरफान खान न्याजी हैं, तो आपके पास तैयब ताहिर हैं, और आप कामरान गुलाम भी हैं। तो आपके पास अब ये अब आप इस चीज़ को आप देखें, सिलेक्शन कमेटी देखे, टीम मैनेजमेंट देखे कि अब उसको क्या चाहिए और वो क्या कर सकती है बेहतरी के लिए। मतलब आपकी जो टीम की परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया में रही है वो आज से पहले हमने कभी नहीं देखी। वहाँ पर जाके लोग डरते थे खेलते हुए, बॉल्स को आपकी शॉर्ट पिच आती थी उसको खेलते हुए घबराते थे। लेकिन इस मरतबा जो है वो चूँकि 22 साल के बाद हमने सीरीज जीती, अभी आपकी टीम ओडीआई में मजबूत टीम है। तो आपको उसी मजबूती के साथ और उसी दिमाग के साथ उसी जो है वो फ्रेम ऑफ माइंड के साथ जाना चाहिए, मैदान में उतरना चाहिए, और आपको सबको आउट क्लास करना चाहिए। आप चैंपियंस ट्रॉफी आपके घर में हो रही है, आप अपने पिचेस से फायदा उठाएं। और यूएई अगर दुबई क्राउड से देखें, दुबई भी आपका सेकंड होम। आपने सारी जिंदगी क्रिकेट वहां पर खेली, 2009 से आप क्रिकेट वहां पर खेलते रहे, ठीक है। तो आपको उसकी कंडीशंस का भी अंदाजा है। आप T20 वर्ल्ड कप के फाइनल तक वहां पर ही पहुंचे हैं, आप एशिया कप के जो है वो चीज़ें जो खेली हैं वो वहां पर पहुंचे, तो इसलिए आपको चीज़ों का अंदाजा है। वहां पर भी आप का क्राउड है, और यहाँ पर तो आपका अपना क्राउड है, आपकी अपनी ऑडियंस है, आपका अपना होम एडवांटेज है। तो उसका फ़ायदा ये होना चाहिए कि हमें कम से कम ऐसी पिचेस बनाएं और उसको जहन में रखें कि ये पिच ऐसी है। अगर स्पिन ट्रैक है तो दूसरी टीम के मद्देनज़र रखते हुए आपको अपने पास ऐसे स्पिनर्स खिलाने चाहिए। अगर आपने खुदा न खास्ता 200 भी किया है, 150 भी किया है, तो आप अगले को 120-130 तक आउट कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। बल्कि अब तो कज़ाफ़ी में आपके जो ऑडियंस है या आपके जो क्राउड है वो तो आपके इतने नज़दीक होगा कि वो कैच भी पकड़ सकते हैं। उनकी तो और आवाज़ें बुलंद होंगी आपके लिए, आप करीब से सुन सकेंगे अगर स्टेडियम्स बन गया कज़ाफ़ी उस वक्त। बनेगा वैसे क्या उम्मीद है अभी तक? बनेगा, तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। हमारे तो एक यहाँ से गए हैं, वहाँ पर उनको जाने ही नहीं दिया किसी ने अंदर। उन्होंने कहा भाई आप जा ही नहीं सकते हैं। क्यों? पता नहीं उन्होंने क्या परमिशन लें, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं, कोई मीडिया अलाउड नहीं है अंदर। फिर उसके बाद उन्होंने जब खुद खड़े होकर लाइव किया वहां से उस दिन। सर आपको तो वो मना नहीं करते हैं ना, आपको कैसे मना कर सकते हैं? क्यों मना नहीं, सारे करते हैं। वहाँ पे व्लॉगर्स जाते हैं, बनाते हैं वीडियोस, आपके पास यूट्यूब पे पड़ी होंगी, आप सर्च करें, कोई ऐसा इशू नहीं है। आप देखें वहाँ पर जाके कि काम किधर तक पहुँचा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तकरीबन स्टेडियम कंप्लीट है, 20 दिसंबर डेडलाइन है। उसके बाद से जो है वो फिनिशिंग टच शुरू हो जाएगा, मेकअप शुरू हो जाएगा।
और तैयार। जी, आई विश का मेकअप करके हमारी दुल्हन तैयार हो और घूंघट जो है वो स्टैंड्स आपको मैं, अगर आप कहेंगी तो मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा या मैं आपको ले चलूंगा। जरूर आप स्टैंड्स देखेंगी तो स्टैंड्स तकरीबन बनना शुरू हो गए हैं, इंस्टॉल होना शुरू हो गए हैं। और वो स्टैंड्स ऐसे हैं जो मतलब मुझे तो लगता है कि बाहर का नक्शा लगता है कि जिस तरह वो ऐसे जाते हैं और स्टेडियम बिल्कुल ऊपर होता है। बड़ा ज़बरदस्त एक माहौल बनने वाला है इंशाल्लाह ताला। चलें, ये तो मैं खैर इसी प्रोग्राम में कह रही हूँ कि इंशाल्लाह वी विल विजिट कज़ाफ़ी स्टेडियम। इसकी सारी प्रिपरेशन मैं खुद जाकर आप सबको दिखाऊंगी। और इसी के साथ हम अभी प्रोग्राम एंड करने वाले हैं, तो जाते जाते एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कातिर कि अगेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप, और अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने, साउथ अफ्रीका ने ऑलरेडी अपने नाम कर लिया है मैजिक, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी किसके हक में हो सकती है? देखें, मैं बड़ा सरप्राइज़ था मेरे लिए कि इंडिया जो है वो जीता पहला मैच, और जिस तरह उन्होंने कम बैक किया। अब हम उसको भी ऑस्ट्रेलिया में मतलब 50-50 रख सकते हैं दोनों टीमों को, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में बहुत मजबूत है और आगे जो मैचेस पड़े हैं वो भी हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया ये सीरीज़ जीते। मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ये सीरीज़ जीत सकता है। इट्स अ बिग प्रेडिक्शन जिसका अभी तक आई गेस के जितने भी लोगों में सुन रहे होंगे वो समझ रहे होंगे कि कादिर क्या बात कर रहे हैं। नहीं, मैं सही कह रहा हूँ। जिस अंदाज में पर्थ नो डाउट बहुत अच्छा उन्होंने खेला। जिस तरह की मुश्किल विकेट थी वो आसान बनाई। ऑस्ट्रेलिया पर्थ में शेर है, बाकी मैदानों में उन्हें जो है वो हराया हुआ है टीम्स ने। नहीं, अब बाकी मैदानों में तो हराया हुआ है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, सिडनी भी अगर आप देख लें, आप इजी नहीं ले सकते ऑस्ट्रेलिया में आप इजी नहीं ले सकते। आप वन साइड नहीं कर सकते कि इंडिया ये वाली सीरीज जीतेगा। कोई मुश्किल ज़रूर होगी अगर जीता भी, लेकिन मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ये जीतेगा और फाइनल में पहुंचेगा। इसको ड्रॉप करते हैं अपने व्यूवर्स की तरफ, और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको क्या लग रहा है फाइनल में कौन सी दो टीम्स होंगी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अगर हम बात करते हैं, बल्कि दो टीम्स नहीं, सिर्फ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ही बाकी हैं, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में ये सीरीज़ कौन विन कर रहा है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 2025, और फाइनल में कौन जाने वाला है, और उसके बाद फाइनल कौन जीतने वाला है, तो ये ज़रूर बताइएगा। हम इंतजार करेंगे, आपके कमेंट्स पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट शो में आपके कमेंट्स को शामिल भी करें। तब तक के लिए कादिर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इसी के साथ मुझे और कादिर को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।